इंडियन सिनेमा में जब भी कभी राज कपूर साहब का नाम लिया जाता है तो दो तरह के पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। पहले वो जिन्होंने उनका सिनेमा शायद नहीं देखा है, उनका कहना है कि उनकी फिल्मों के अंदर वल्गरिटी एंड वुमेन ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, जो कि उनका कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि 1978 में हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति ने राज कपूर साहब की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के ऊपर कोर्ट केस किया था, जो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया कि फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ में रिलीज किया जाए एंड यही सेम टेक्निक को उन्होंने राम तेरी गंगा मैली में भी यूज किया था। बट कमाल की बात यह है कि भले ही लोगों ने राम तेरी गंगा मैली फिल्म नहीं देखी होगी, बट वो पर्टिकुलर सीन आज भी लोगों को याद होगा। यही क्रेज राज कपूर अपनी फिल्मों के साथ में क्रिएट करते थे। अब आते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव पर, जिन्होंने राज कपूर का सिनेमा देखा है। अगर उनके सिनेमा के अंदर से बोल्ड सीन हटा दिया जाए तो उन्हें हम सत्यजीत रे से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रे साहब हॉलीवुड में पॉपुलर थे, उसी तरीके से राज कपूर साहब मिडिल ईस्ट, टर्की, चाइना एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन में पॉपुलर थे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 1953 में सोवियत यूनियन के प्राइम मिनिस्टर जोसेफ स्टालिन की डेथ के बाद में 1954 में 37 इंडियन फिल्म्स को यूएसएसआर भेजा गया और उनमें से जो सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी वो थी आवारा। जबकि पहली मर्तबा हम एक डेलीगेशन में रूस गए थे अपनी तस्वीरें लेके। मैंने हाल ही में एक तस्वीर बनाई थी आवारा, जिसका नाम था। इस तस्वीर से वहाँ हमारा लोगों से परिचय हुआ। तो तब वहाँ उन्होंने एक आवारा देखा। शक्ल सूरत उसकी कुछ राज कपूर जैसी थी, लेकिन दिल उसका आवाम का था, उस हिंदुस्तान के नौजवान का था जो आज तक उसी प्यार से धड़कता है। दरअसल उन्होंने राज कपूर को नहीं अपनाया, उस हिंदुस्तान के नौजवान को अपनाया था, जिसका दिल बार बार यही कहता था, आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर अनजान नगर सुनसान डगर का प्यारा हो आवारा। 100 मिलियन टिकट्स उसने सोवियत यूनियन में सेल की और सोवियत के ही जरिए वो पहुंची चाइना में। वहां पे भी उसने 100 मिलियन टिकट सेल की थी एंड अदर कंट्रीज को अगर इंक्लूड किया जाए तो उसने 15.6 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी और यह समय था 1954 का, जिसमें मैं इन्फ्लेशन को तो काउंट भी नहीं कर रहा हूं। एंड इस फिल्म के बाद में राज कपूर साहब की पॉपुलैरिटी यूएसएसआर में कितनी ज्यादा बढ़ गई वो उन्हें तब पता चला जब वो 1954 में यूएसएसआर विजिट करते, तो वहां उन्हें विदाउट वीजा अलाउ कर दिया जाता है। ट्रेन का एक पूरा का पूरा कंपार्टमेंट उनके लिए रिजर्व था, जहां सिर्फ और सिर्फ वही बैठते थे। अगर बात करूं वहां खाने की तो सब एक्टर्स को कूपन दिया जाता था, बट राज कपूर साहब को कोई कूपन नहीं दिया। उन्हें सिर्फ किसी स्टॉल के सामने खड़ा होना था, लोग पहचान जाते थे और खाना उन्हें सर्व कर दिया जाता था। एंड आवारा से ज्यादा पॉपुलर हुआ उसके अंदर का एक गाना आवारा हूं, जो हर रशियन गुनगुनाता था। इवन जब यूएसएसआर में राज कपूर साहब का वेलकम किया तब भी यही गाना बजा था। और तो और रशिया के प्रेसिडेंट और मॉस्को के मेयर जब इंडिया को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने भी आवारा हूं गाने को गुनगुनाया था। एंड अगर इस गाने के क्रेज को आपको समझना है तो यूट्यूब पे जाकर आप आवारा हूं बाय रशियंस लिखो, कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जहां रशियंस लोग इस गाने को गा रहे हैं। बोल्ड एंड पॉपुलैरिटी दोनों ही लेंस से आज हम राज कपूर के सिनेमा को देखेंगे, क्योंकि जो पैशन और नॉलेज उनका सिनेमा के प्रति था वो इन बोल्ड सीन से छुप नहीं सकता। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है यश चोपड़ा वो पहले डायरेक्टर है जो फॉरेन कंट्री में जाकर अपनी फिल्मों को शूट करते थे, तो आप गलत हो। बॉलीवुड की पहली फिल्म संगम जो यूरोप में शूट हुई थी उसे डायरेक्ट किया था राज कपूर ने। एंड पहली टीनेज लव स्टोरी बॉलीवुड की राज कपूर साहब ने बनाई थी। एंड ऐसी बहुत सी कहानियां राज कपूर से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आज कपूर खानदान जितना भी बॉलीवुड में है उसके पीछे आता है सिर्फ एक व्यक्ति, पृथ्वीराज कपूर, जो पेशावर में रहते थे और जिन्हें एक एक्टर बनना था, बट उनके फादर को उन्हें लॉयर बनाना था। इसीलिए वो अपने फादर से लड़कर पेशावर छोड़कर बॉम्बे आए थे, सिर्फ अपनी जेब में 25 रुपए लेकर। बॉम्बे आने के बाद में उन्होंने कई सारी साइलेंट फिल्म्स के अंदर काम किया और धीरे धीरे अपने आप को स्टैब्लिश किया। स्टैब्लिश करने के बाद में उन्होंने एक पृथ्वी थिएटर खोला जो सिटी टू सिटी जाकर एक्ट किया करता था। एंड धीरे धीरे वो अपने आप को स्टार बना चुके थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका आने वाला बेटा बॉलीवुड में उनसे भी बड़ा नाम करेगा, जो थे रणबीर राज कपूर, जिन्हें एक्चुअली में एक एक्टर नहीं बनना था बल्कि फिल्म मेकर बनना था। Becoming an actor was an accident. I have always wanted to be a filmmaker.
बट जिस तरीके से हर बाप को अपने बेटे पर भरोसा नहीं होता, वैसे ही पृथ्वीराज कपूर को भी राज कपूर पर भरोसा नहीं था कि मेरा बेटा लल्लू लाल है, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब राज कपूर ने अपने फादर से पहली बार कहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे फिल्म बनाने के लिए जाना है, तब उनकी बात मानकर पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें रंजीत स्टूडियो में कीदर शर्मा के अंडर में छोटा मोटा काम किया करते थे और धीरे धीरे वो फिल्म मेकिंग सीख रहे थे। सीखने के साथ साथ ना राज कपूर साहब को अपने आप को हीरो देखने का भी बहुत शौक था। लाइक वो आईने के सामने खड़े हो जाते थे, एक्सप्रेशन देते थे, बाल जमाते थे और इस तरीके की चीजें वो किया करते थे जो पूरा का पूरा स्टूडियो देखता था बट कभी कोई कुछ नहीं कहता था। बट एक दिन आया जब केदार शर्मा ने राज कपूर को स्टूडियो में थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के पीछे की वजह भी यही थी कि उन्हें क्लैपर का देना था और क्लैपर देने की बजाय वो आईने के सामने अपने बाल जमा रहे थे और जब क्लैपर देने आए तब एक्टर की दाढ़ी उस क्लैपर बोर्ड के बीच में फंसा दी। बस इसी बात से केदार शर्मा ने उन्हें थप्पड़ मार दिया एंड थप्पड़ खाने के बाद में राज कपूर साहब ने केदार शर्मा से कुछ नहीं कहा और इसी बात से लेकर केदार शर्मा को गिल्ट महसूस हुआ और धीरे धीरे उन्हें लगा कि यार इतनी सी बात के लिए मुझे थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए था। बस इसी गिल्ट में आकर वो गए राज कपूर साहब के पास में और उनसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में एज अ लीड एक्टर लूंगा। फिल्म थी नीलकमल। अपने आप को एज अ एक्टर तो वो एस्टेब्लिश कर चुके थे बट जैसा मैंने कहा कि उन्हें कभी एक्टर बनना ही नहीं था, उन्हें तो फिल्में बनानी थी। I started my career in acting. I got little money playing those roles in films and with that money I started a picture of my own. RK Films was then born in the year 1946. अपने RK स्टूडियो के जरिए एक फिल्म प्रोड्यूस करने की सोची जिस फिल्म का नाम था आग, बट ये फिल्म फ्लॉप हो गई और इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने सोचा कि राज कपूर आगे नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये नोटिस करा कि भले फिल्म फ्लॉप हो गई बट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ बात थी। बस इसी बात को लेकर राज कपूर साहब ने अपनी अगली फिल्म बनाने की सोची जो फिल्म थी बरसात, जो 1949 में आई थी और ये फिल्म उस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म रही जिसने RK स्टूडियो बना और जिन जिन लोगों से राज कपूर साहब ने उधार लिया था उन सबको उन्होंने उधार लौटा दिया। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने कुछ आर्टिकल, बुक और न्यूज में चेक करने के बाद में मुझे उधार वाले लोगों के अलग अलग नाम सामने आए। कोई आर्टिकल कहता है कि उन्होंने अपनी माँ की ज्वेलरीज को गिरवी पटक कर फिल्म को कंप्लीट किया, तो कोई कहता है उन्होंने अपनी वाइफ की ज्वेलरीज को गिरवी रखा था, तो कहीं कहीं कोई यह भी कहता है कि उन्होंने नरगिस की ज्वेलरी को उधार रखकर इस फिल्म को बनाया था। अब कहानी कुछ भी हो, जिनसे भी उन्होंने उधार लिया था सबको उन्होंने उधार चुका दिया। बट ये तो राज कपूर की कहानी है। अगर मैं बरसात से रिलेटेड एक और कहानी बनाऊं कि इस फिल्म के राइटर जो थे उन्होंने भी अपना करियर इसी फिल्म की सक्सेस से बनाया था। राइटर की कहानी शुरू होती है कश्मीर से, जब वो कश्मीर छोड़कर अपनी फैमिली के साथ में दिल्ली आ गए। अब दिल्ली में उनकी फैमिली रहती थी, वो भी रहते थे, पर उनके पास में कोई काम नहीं था। अब काम की तलाश में वो बॉम्बे चले गए। अब वो बॉम्बे क्यों गए? क्योंकि वो एक राइटर थे जो कॉलम, नॉवल वगैरह लिखा करते थे, तो इसी उम्मीद में वो बॉम्बे आए थे कि कुछ लिखने का मौका मिल जाए तो 4 पैसा कमा लो। पर कई दिनों तक उन्हें कोई काम नहीं मिला, तो थक हार कर वो अपने दोस्त के पास पहुंचे जिनसे उन्होंने काम मांगा। अब वो दोस्त था पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें 2 काम दिया। अब पहला काम था पृथ्वी थिएटर में तुम हमारे लिए 2 एक्ट लिखो जिससे कि हम तुम्हें पैसा देंगे। साथ ही साथ मेरा बेटा सेकंड फिल्म बना रहा है और सेकंड फिल्म बनाने के लिए उसके पास में कोई कहानी नहीं है, तो अब तुम उसे जाकर अपनी कोई सी कहानी दे दो, वो तुम्हें पैसा देगा। राज कपूर साहब के पास में वो बरसात की कहानी लेकर पहुंचे और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई और वो राइटर का नाम था रामानंद सागर, जिन्होंने फ्यूचर में अपनी खुद की फिल्में, प्रोडक्शन हाउस एंड साथ ही साथ रामायण शो बनाया। राज कपूर साहब से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिस भी साल उन्होंने अपनी फिल्म को रिलीज करा वो फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई। भले फिर वो 40s हो, 50s हो, 60s हो, 70s हो या फिर 80s हो। पर एक डायरेक्टर के करियर में डाउनफॉल भी आता है जब सबको लगता है कि इसका टाइम ओवर हो चुका है, एंड वो टाइम राज कपूर का भी आया था 1970 में, जब उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया जिसे बनाने में उन्हें 6 साल लगे थे और जिसका बजट था 1 करोड़, और ये उस साल की सबसे महंगी फिल्म थी जिसे बनाने के लिए उन्होंने अपने प्रॉपर्टी, घर, RK स्टूडियो सब कुछ गिरवी रख दिया था। एंड वो मैग्नम ओपस फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जो फिल्म उस साल की सबसे बड़ी
डिजास्टर फिल्म बनी एंड इतने सालों बाद पहली बार राज कपूर साहब ने नाकामी देखी। मेरे लिए ये कहना पूछना आपका कि मुझे कौन सी पिक्चर अजीज है कौन सी नहीं, सभी तो मेरी हैं। हाँ, उनके अपने अपने कुछ करिश्मे थे तस्वीरों के, जो कुछ बहुत ही चली हैं और कुछ नहीं चली। हाँ, जो नहीं चलता आगे वो आपके करीब आ जाता है। तो उसमें से एक तस्वीर है मेरा नाम जोकर, जो मुझे बहुत अजीज है क्योंकि वो चली नहीं थी। क्योंकि ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए रेडी नहीं थी। इस फिल्म की टाइम लेंथ है 4 घंटे की, जिसके अंदर आपको 2 इंटरवल्स देखने को मिलेंगे एंड कहानी को उन्होंने 3 चैप्टर में बनाया था, जहां बचपन का प्यार, जवानी का प्यार और जवानी के बाद का प्यार देखने को मिलता है। एंड आज इस फिल्म को कल्ट क्लासिक कहा जाता है और कई फिल्म स्कूल में पढ़ाया भी जाता है, बट फिर भी ये उनके करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप फिल्म रही। बट अगर आप जाकर ऑनलाइन इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे तो वो आपको $22 मिलियन में नजर आएगा, जिसे अगर इंडियन रुपीस में उस समय के हिसाब से कन्वर्ट करूं तो वो बनते हैं 16.81 करोड़। तो फिर आखिरकार हम इसे फ्लॉप फिल्म क्यों कह रहे हैं? बस यही मेरा नाम जोकर का असली गेम शुरू होता है। मेरा नाम जोकर फिल्म जिस पर्सपेक्टिव से राज कपूर साहब ने बनाई थी, जिन ऑडियंस के लिए बनाई थी, वो थे इंडियंस। उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, बट इसी फिल्म ने अपनी ऑडियंस ढूंढ ली, जो कि थे यूएसएसआर, क्योंकि वहां पे ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। बट यूएसएसआर ने इस 4 घंटे की फिल्म को एक पार्ट में रिलीज नहीं करा, बल्कि 3 चैप्टर में रिलीज करा, क्योंकि बनाया भी इसे 3 चैप्टर में गया था और हर चैप्टर ने इंडिविजुअली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी एंड तीनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जाकर इतनी नजर आती है। एंड फिल्म का इतना कलेक्शन करने के बावजूद राज कपूर साहब को कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि राज कपूर साहब ने 70 में इस फिल्म को इंडिया में रिलीज करा। इंडिया में रिलीज होने के बाद में ये फ्लॉप हो गई। राज कपूर साहब का घर वगैरह सब गिरवी रखा हुआ था, तो इस बात का डर राज कपूर साहब को बहुत ज्यादा सता रहा था। 1972 में यूएसएसआर में इस फिल्म को भेजा गया। अब भेजने से पहले राज कपूर साहब के पास में 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि रॉयल्टी बेसिस पे अगर इस फिल्म को बेचना चाहो तो बेच सकते हो। अब रॉयल्टी बेसिस क्या होता है कि फिल्म अगर रशिया जा रही है और वहां के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उसका 1% राज कपूर साहब को भी भेजा जाएगा। इसे कहा जाता है रॉयल्टी बेसिस। एंड दूसरा ऑप्शन आता है पर्टिकुलर अमाउंट की, एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लो और चुप हो जाओ, उसके बाद में आपका इस मूवी की बॉक्स ऑफिस से कोई लेना देना नहीं होगा। और राज कपूर साहब ने डर के मारे उस सेकंड ऑप्शन को चुना। 15 लाख लिए और बैठ गए और फिल्म ने वहां पे 15 करोड़ से ज्यादा कमाए। अब अगर मेरा नाम जोकर फ्लॉप नहीं होती तो आपको इसका सीक्वल भी देखने को मिलता, जिसका स्क्रीन प्ले ऑलरेडी रेडी था, बट फ्लॉप होने के बाद में फिल्म के उस सीक्वल को ड्रॉप कर दिया गया। एंड सिर्फ सीक्वल ही ड्रॉप नहीं हुआ था, राज कपूर साहब की पर्सनालिटी भी ड्रॉप हो गई थी, क्योंकि फिल्म फ्लॉप होने के बाद में उनकी फिल्मोग्राफी पर एक बहुत ही बड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है। क्योंकि नेक्स्ट फिल्म में उन्होंने एज एन एक्टर नहीं बल्कि एज अ डायरेक्टर कमबैक किया था। बट उससे भी फैसिनेटिंग बात यह है कि अब उनकी फिल्मों के अंदर विमेन ओरिएंटेड कहानी होती थी, जहां पे मेन लीड होती थी एक विमेन। और ऐसा नहीं है कि विमेन उनकी पहले की फिल्मों में इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी, बट अब वो सिर्फ और सिर्फ विमेन की कहानी दिखाना चाहते थे, क्योंकि अब राइटर चेंज हो चुके थे। पहले की फिल्मों के राइटर थे के अब्बास, जिन्होंने आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर एंड बॉबी जैसी फिल्में लिखी। और इन सारी ही फिल्मों में एक कॉमन राइटिंग देखने को मिलती है, जो की थी कैपिटलिज्म, क्योंकि खुद के अब्बास भी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में बहुत बोलते थे। एंड इन्हीं के बीच में एक कॉमन राइटिंग भी होती थी, जो थी गरीबी और बेरोजगारी। क्योंकि जोकर फिल्म की अनसक्सेस ने उन्हें एक बात समझा दी थी कि समय बदल चुका है और अब राज कपूर को भी बदलना होगा, और ये जो पुरानी चीजें वो लिखा करते थे इन्हें ड्रॉप करके कुछ नए एलिमेंट्स को उन्हें अपनाना होगा। और नए एलिमेंट्स के लिए उन्होंने अपॉइंट किया जर्नलिस्ट जैनेंद्र जैन को। एंड इन्हीं की वजह से उनकी फिल्मों के अंदर एक मॉडर्न टच आपको नजर आता, क्योंकि बॉबी ना रोमियो एंड जूलियट की कहानी है। एंड जिस तरीके से रोमियो एंड जूलियट मर जाते हैं, उसी तरीके से बॉबी फिल्म का भी एंड होने वाला था। बट प्रेमनाथ एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राज कपूर साहब को समझाया कि ऑलरेडी तुमने एक सैड एंडिंग पर उस फिल्म को खत्म किया था और वो फिल्म फ्लॉप हो गई, तो बॉबी को अगर सैड एंडिंग पर खत्म करोगे तो ये भी फ्लॉप हो सकती है। इसीलिए राज कपूर ने इस फिल्म के एंड को चेंज करके हैप्पी एंडिंग कर दी।
एंड जो बॉबी के कपड़े हैं वो आर्चीज कॉमिक से ही इंस्पायर करके बनाए गए थे, क्योंकि राज कपूर साहब को कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था, और सिर्फ कॉमिक्स ही नहीं, हर छोटी चीज को पढ़ने, सुनने, देखने का उन्हें बहुत शौक था। और इन्हीं छोटी चीजों से वो अपनी अगली फिल्म की कहानी लिख देते थे। जैसे एक दिन वो रेडियो पर कामना चंद्रा का शो सुन रहे थे, और शो में कामना बता रही थी कि किस तरीके से एक विधवा की दोबारा शादी कराई गई, और वो कहानी उन्हें इतनी पसंद आई कि वो कामना जी से मिले और उन्होंने प्रेम रोग की कहानी वहीं से लिख दी। एंड सेम ऐसा ही उन्होंने राम तेरी गंगा मैली एंड संगम के साथ, जहां संगम नॉवल की एडेप्टेशन है, वहीं राम तेरी गंगा मैली रविंद्र जैन के म्यूजिक से इस फिल्म का प्लॉट लिखा गया था, एंड सेम उसी म्यूजिक को फिल्म के एंड में यूज भी किया गया है। एंड सत्यम शिवम सुंदरम जो फिल्म लता मंगेशकर जी की आवाज से इंस्पायर है। जब उन्होंने लता जी की वॉइस को सुना तब उनके मन में ख्याल आया इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्यूटी से रिलेटेड, एंड तब उन्होंने एक फिल्म लिखी जिसका नाम था सूरत एंड सीरत, जिसमें वो एक्ट्रेस भी लता जी को ही लेना चाहते थे, बट वो फिल्म 50s में कभी बन नहीं पाई, एंड डिले होते होते फाइनली वो बनी सत्यम शिवम सुंदरम। एंड यही तो खास बात है एक डायरेक्टर की, कि वो छोटी छोटी चीजों से अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों को लिख देता है, क्योंकि एक राइटर और डायरेक्टर की ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और राज कपूर साहब ने इसमें मास्टरी कर रखी थी। जैसे उनकी फिल्मों के अंदर हीरोइन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको व्हाइट कपड़ों में ही देखने को मिलेगी। एंड ऐसा क्यों? तो ये किस्सा उनके बचपन से जुड़ा हुआ है। जब वो अपने घर में घूम रहे थे और सडनली गेस्ट आते हैं, और गेस्ट में एक आंटी को वो देखते हैं जिसने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी, और वो उन्हें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। उस आंटी को वो फ्लावर भी देते हैं, और वो आंटी उस घर से चली जाती है। उसके बाद में दोबारा कभी भी राज कपूर साहब ने उस गेस्ट को नहीं देखा था, बट स्टिल उस गेस्ट से और उसकी व्हाइट साड़ी से इतना ज्यादा लगाव हो जाता है राज कपूर साहब को कि वो अपनी हर फिल्म के अंदर अपनी हीरोइन को व्हाइट कपड़े पहनाते हैं, भले फिर हीरोइन आ रही हो, जा रही हो, गा रही हो, रो रही हो, या फिर नहा रही हो। और भी ऐसे कई किस्से आते हैं जो राज कपूर साहब ने अपनी जिंदगी से निकालकर अपनी फिल्मों के अंदर डाले थे, जिसमें सबसे प्राइम एग्जांपल है मेरा नाम जोकर, जो एक्चुअली में राज कपूर साहब की ही सेमी ऑटोबायोग्राफी थी। और अगर आप राज कपूर की पहली फिल्म आग को देखोगे तो वो पृथ्वीराज कपूर की सेमी ऑटोबायोग्राफी देखने को मिलती है। एंड उन्हीं किस्सों में से निकल कर आती है बॉबी की एंट्री, जो एक्चुअली में राज कपूर एंड नरगिस जी की पहली मीटिंग से जुड़ी हुई। देख लो ना, इनमें मैं दिखाई देती हूँ। How did I meet her? I'll tell you. There's a film I made called Bobby. Her hands were soiled with besan. आप यहाँ? And she just stretches her hand up and all सारा बेसन उसके बालों में लग जाता है. What you see in Bobby is exactly how I met her. तो शायद भजिया वगैरह कुछ पकौड़े तल रही थी घर में, और दरवाजे पे दस्तक सुनकर she came out and बॉबी की ही तरह उन्होंने सेम सीन रिक्रिएट संगम फिल्म के अंदर भी किया था, जो लेटर से जुड़ा हुआ है। कपूर का एक और किस्सा हुआ था जब एक निर्माता निर्देशक शाहिद लतीफ ने, जो उस समय इस्मत चुगताई के पति हुआ करते थे, नरगिस को प्रपोज कर दिया। मधु जैन लिखती हैं कि एक बार राज कपूर ने खुद बताया था, हम दोनों एक पार्टी में जा रहे थे, हमें देर हो रही थी। जब मैं नरगिस के पास गया तो उनके हाथ में एक कागज था। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, और ये कहते कहते उन्होंने वो कागज फाड़ डाला। जब हम दोनों कार के पास पहुंचे तो मैंने नरगिस से कहा कि मैं अपना रुमाल भूल आया हूँ। मैं कमरे में वापस गया, तब तक नौकरानी कमरे में झाड़ू लगाकर कागज के टुकड़ों को वेस्ट पेपर बास्केट में डाल चुकी थी। अगले दिन मैंने बहुत जतन से उन कागज के टुकड़ों को जोड़ा, और तब मुझे पता चला कि एक निर्माता ने चिट्ठी लिखकर नरगिस को प्रपोज किया है। मैंने इस पूरे दृश्य को हूबहू संगम फिल्म में फिल्माया। अब देखो, बात राज कपूर पर हो रही हो और नरगिस जी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आग फिल्म से लेकर जागते रहो तक ये जोड़ी हर फिल्म में एक साथ नजर आई, टोटल 8 साल तक। एंड ये जोड़ी ऑन स्क्रीन कपल थे ही, साथ ही साथ ऑफ स्क्रीन कपल भी थे, जो ऋषि कपूर ने और भी कई सारी बुक्स आर्टिकल्स ने कंफर्म कर रखा है कि राज कपूर साहब का नरगिस जी के साथ में अफेयर चल रहा था। बट अफेयर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑलरेडी राज कपूर साहब मैरिड थे और उनके 3 बच्चे थे। अब शादी करने के बाद में आग बनाई, आग के सेट पर वो नरगिस से मिले और धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार बढ़ा, और प्यार बहुत बढ़ चुका था। बट एक तरफ से ही बढ़ रहा था प्यार, क्योंकि कभी भी राज कपूर साहब अपनी
अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर नरगिस से शादी नहीं करने वाले थे। और ये बात धीरे धीरे नरगिस जी को भी समझ आ गई और उन्होंने आरके स्टूडियो और राज कपूर को छोड़कर चली गई। रितु नंदा अपनी बुक के अंदर लिखती है कि राज कपूर और नरगिस की आखिरी मुलाकात बर्लिन में हुई थी, जब वो जागते रहो के लिए अवार्ड लेने के लिए जा रहे थे और दोनों ने अपने रास्तों को बदला। नरगिस इंडिया आ रही थी एंड राज कपूर साहब ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड लेने के लिए जा रहे थे और उसके बाद में दोनों की मुलाकात कभी नहीं हुई। यह है एक तरफ की कहानी। अब दूसरी कहानी भी आती है जो राज कपूर साहब ने किसी इंटरव्यू में कहीं पर कही थी कि नरगिस का भाई नरगिस को भड़का रहा था मेरे प्रति। यह कह रहा था कि नरगिस, राज कपूर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अपनी खुद की पॉपुलैरिटी के लिए। और यह बात कहीं ना कहीं नरगिस ने महसूस भी की जब वो यूएसएसआर में विजिट किया। वहां पे राज कपूर की पॉपुलैरिटी देखकर कहीं ना कहीं नरगिस जी को जलन हुई थी और यह बात उन्हें समझ में आ गई। एंड अब नरगिस जी खुद के लिए खुद का कुछ करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने राज कपूर के आरके स्टूडियो को छोड़ा और महबूब के स्टूडियो को ज्वाइन करके फिल्म बनाई मदर इंडिया। एंड मदर इंडिया से बनाने से पहले वो राज कपूर जी से मिलने भी आई थी। तब राज कपूर ने नोटिस किया कि नरगिस ने हील पहनी है और हील पहनने का मतलब है कि अब नरगिस की जिंदगी में कोई 6 फुट का आदमी आ चुका है। एंड मदर इंडिया के सेट पर 6 फुट का था सुनील दत्त। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त की बायोग्राफी में स्टारर थे रणबीर कपूर, जो ग्रैंड सन थे राज कपूर। अब नरगिस जी के छोड़ने के बाद में राज कपूर साहब ने अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था। इसीलिए अगर आप श्री 420 और संगम फिल्म के डिस्टेंस को देखोगे तो उनके बॉडी में एक मोटापा आपको नजर आएगा जो अल्कोहल से आया था। अब मैं अल्कोहल का मेंशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अल्कोहल ना कपूर खानदान के लिए कर्ज का काम करता है। एंड वही कहीं ना कहीं राज कपूर साहब के भी साथ हुआ कि उनकी बीमारी का कारण था शराब, जो वो बहुत ज्यादा पीते थे। बट ये शराब वाले चैप्टर को हटा दिया जाए एंड बात की जाए राज कपूर साहब के करियर की 3 सबसे बड़ी फिल्म, आवारा, मेरा नाम जोकर एंड संगम। एंड संगम उनकी पहली कलर फिल्म थी जिस फिल्म को उन्होंने खुद एडिट किया था। एंड इस फिल्म के बाद में उनके नाम के आगे दी एडिटर लगना शुरू हो गया। एंड संगम फिल्म उस दशक की 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फर्स्ट थी मुगले आजम। एंड संगम ही वो पहली फिल्म थी जो फॉरेन लोकेशन पर जाकर शूट हुई थी, क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड की कोई भी फिल्म आउट ऑफ इंडिया जाकर शूट नहीं हुई थी। एंड क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि ना इंडिया की एक पॉलिसी थी जो उन्होंने संगम के सामने भी रखी थी। वो पॉलिसी ये थी कि जो फॉरेन एक्सचेंज में खर्चा होगा उस खर्चे का 4 गुना संगम फिल्म को कमाना होगा, तभी हम आपको फॉरेन लोकेशन पर जाकर शूट करने की परमिशन दे सकते। एंड संगम फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई जिसने कई सारे और फिल्म मेकर्स के लिए रास्ता खोल दिया विदेश का। साथ ही साथ संगम पहली फिल्म थी जिसके अंदर आपको 2 इंटरवल देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा इस फिल्म को एडिट करने वाले खुद राज कपूर थे। और राज कपूर साहब ने जब इसे एडिट किया तो वो एक्चुअली में ना फॉरेन लोकेशन का एक्सपीरियंस इंडियंस को देना चाहते थे, इसीलिए वो फिल्म को चॉप नहीं कर पाए और फिल्म का टोटल रन टाइम बना 4 आवर्स का। एंड 4 आवर्स के लिए उन्होंने 2 इंटरवल रखे थे। एंड संगम पहली फिल्म थी जिसने 2 इंटरवल रखे एंड मेरा नाम जोकर लास्ट फिल्म थी जिसने 2 इंटरवल रखे, क्योंकि सेम फॉर्मूले को उन्होंने मेरा नाम जोकर में भी अप्लाई किया और उसे भी 4 घंटे की बनाने की सोची, बट लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए राज कपूर साहब को थोड़ा सा बुरा लगा। संगम फिल्म की हीरोइन थी वैजंती माला। एंड वैजंती माला से भी राज कपूर साहब का अफेयर चलता था, जिस बात को कंफर्म खुद ऋषि कपूर ने अपनी बुक के अंदर किया था। एंड यही मेरी पॉइंट है कि राज कपूर साहब में चार्म था, जो चार्म हीरोइन से वो सब करा लेता था जो राज कपूर करवाना चाहते थे। क्योंकि एक इंटरव्यू में वैजंती माला जी ने कहा था कि जो संगम फिल्म के अंदर जो मैंने डांस किया था कि हे राम मुझे बुड्ढा मिल गया, वो डांस मैं अपने जीवन में कभी नहीं कर सकती थी। उस डांस सीक्वेंस के लिए कोई कोरियोग्राफर भी नहीं था, बस राज कपूर ने मुझे कहा कि तुम्हें ऐसा करना है और मैंने वैसा कर दिया। बस यही मेरा पॉइंट है कि राज कपूर अपनी हीरोइंस को हिप्नोटाइज कर लेते थे और जो वो करवाना चाहते थे वो उनसे करवा लेते थे, भले ही फिर वो आवारा में नरगिस को स्विम सूट पहनाना हो या वैजंती माला को इस तरीके का डांस करवाना। Eroticism, I think, is the very basic and fundamental art form in all fine arts and works of creativity. And life itself is erotic. Otherwise it is meaningless, it is dead, it is nothing. So probably one has to be matured or learned
to understand what really eroticism is. अब एरोटिसिज्म वर्ड आ ही गया है तो हम उसी टॉपिक को फिर से कवर कर लेते हैं जिसे हमने शुरुआत में बात की थी। राज कपूर साहब के सिनेमा के अंदर आपको बोल्ड सीन्स देखने को मिलते हैं जिनका बेसिक काम होता है सेड्यूस करना। अब वो इस तरीके के सीन क्यों दिखाते थे, इसका किस्सा जुड़ा है उनके बचपन से। जब रीतू नंदा अपने बुक के अंदर लिखती है कि जब बचपन में राज कपूर अपनी माँ के साथ में नहाया करते थे तब से ही उन्हें मुकद्दस उलिया के कदरदान हो गए थे। एंड इसीलिए आप उनकी फिल्मों के अंदर नोटिस करना कि एक्ट्रेस को वो नहाते हुए कई बार कई जगहों पर दिखा चुके हैं। एंड उनका मानना था कि लोग देखते हैं और मैं दिखाना चाहता हूं इसीलिए मैं दिखाता हूं। एंड इसका डायरेक्ट असर होता है बॉक्स ऑफिस नंबर पे, जहां राम तेरी गंगा मैली 85 में आई थी एंड वहां इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 19 करोड़ का। अब ये बात किसी को भी समझ में आ जाएगी कि राज कपूर नंबर को अचीव करने के लिए इस टाइप के सीन्स दिखाते थे, भले ही कितने भी वो मुकद्दस उलिया के वर्ड्स हमारे सामने प्रेजेंट कर ले। क्योंकि एक इंटरव्यू में पद्मिनी कोल्हापुरी जी ने बताया कि प्रेम रोग में वो चाहते थे कि इस टाइप का सीन्स रखा जाए पर उन्होंने मना कर दिया। और मैं चुप रह गई एंड आई सेड नहीं राज अंकल मैं नहीं कर सकती ये। तो ही वाज वेरी एंग्री विद मी एंड ही सेड तुम नहीं करोगी। आई सेड नहीं। बट एट सम पॉइंट राज कपूर ही वो बंदे थे जिन्होंने बॉलीवुड के अंदर बी ग्रेड सिनेमा को इजाद किया था। वो खुद बी ग्रेड नहीं बनाते थे बट इनके बाद में कई सारे लोग मोटिवेट हुए और बी ग्रेड सिनेमा बॉलीवुड में फिर 80s के दशक में कॉमन बन चुका था। एंड मुझे इन सारी चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल अनलेस तुम हिपोक्रेट हो, क्योंकि यहाँ पे बोल्ड सीन्स डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उन्हीं बोल्ड सीन्स के जरिए पैसा कमाना गलत है। क्योंकि ये वही राज कपूर का खानदान है जो खानदान अपने खुद के घर की बहू बेटियों को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं देता था। एग्जाम्पल के लिए नीतू सिंह जिन्होंने 1980 में ऋषि कपूर से शादी कर ली और उनकी लास्ट फिल्म आई थी 1983 में और उसके बाद में उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया, कमबैक किया 2009 में लव आजकल फिल्म के साथ। एंड सेम ऐसा ही रणधीर कपूर की वाइफ ने किया था। उनकी शादी हुई थी 1970 में और उनकी लास्ट फिल्म आई थी 1972 में। उसके बाद में उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया था। बट इस कपूर खानदान में एक रिबेलियस लड़की आती है जिसका नाम है करिश्मा कपूर, जिन्होंने कहा कि मुझे बॉलीवुड में काम करना है, मैं बॉलीवुड के अंदर काम करूंगी। एंड करिश्मा कपूर ने इस पैट्रियार्की को कपूर खानदान में ब्रेक किया। एंड ये रहा मेरा पॉइंट कि सेलिंग ऑब्जेक्ट बनाना गलत है। बट इसका एक और साइड में आपको गिना देता हूं कि राज कपूर साहब ने ना वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बनाई थी बाद के टाइम पे। अब वुमेन ओरिएंटेड फिल्म को बेचना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है और हम एज अ गुड ऑडियंस मैं बोलना चाहता हूं कि अच्छे दिमाग के साथ में इस बात को सुनना कि बॉलीवुड में जहां पे मास मसाला और मास मसाला में भी आदमी लोग मूवीज देखने के लिए आते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म चलाना नॉर्मल बात नहीं है। एंड इसीलिए राज कपूर साहब इस तरह की ट्रिक्स को पुल ऑफ करते थे ताकि वो ऑडियंस को थिएटर तक बुला सके, क्योंकि राज कपूर साहब को ना मास ऑडियंस का बहुत अच्छी तरीके से समझ थी, इसीलिए तो वो इतने दशक तक चलते आ रहे थे। एंड मास की समझ उन्हें कितनी ज्यादा थी इस इंसिडेंट को बताया है सलीम खान साहब ने, जहां वो कहते हैं कि हम दीवार फिल्म के प्रीमियर के लिए गए थे। अब प्रीमियर के टाइम पर राज कपूर साहब ने फिल्म देखी, उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई बट अमिताभ बच्चन उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि हमने अमिताभ बच्चन साहब को जब प्रीमियर पे बुलाया तो तब वो लंबी गाड़ी में आए थे, सूट वूट पहन रखा था और ये चीज राज कपूर साहब को पसंद नहीं आई। उनका ये कहना था कि दीवार का ये जो कैरेक्टर है इसे सेम उसी तरीके से आना था, बिखरे हुए बाल, बड़ी दाढ़ी और एकदम मासी लुक जो कि कॉमन ऑडियंस से रिलेट कर सकेगा। इतनी ज्यादा समझ थी राज कपूर साहब को मास ऑडियंस की और उसी समझ के साथ में वो वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बनाते थे। क्योंकि अगर आप सत्यम शिवम फिल्म देखने के लिए जाओगे तो उस फिल्म के अंदर ना फीमेल कैरेक्टर का चेहरा जला हुआ है एंड अब ऑडियंस उनके चेहरे को छोड़कर बाकी सब जगह देखे, इस चीज के लिए उन्होंने उस हीरोइन को एक्सपोज कपड़े पहना है। अब ये बात थोड़ी सी सुनने में अजीब लग रही है बट इस बेहुदा बात को आप एक समझदारी वाला पॉइंट भी समझो कि आप उसके चेहरे को ना देखो, आपकी नजर वहां ना जाए, इसीलिए उसे एक्सपोज कपड़े पहना दिए राज कपूर साहब ने। एंड दैट्स व्हाई राज कपूर इज वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल फिल्म मेकर। मानो या ना मानो पर राज कपूर साहब पागल थे फिल्म बनाने के लिए। लाइक उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक फिल्में बनाई
आई थी। लाइक उनकी लास्ट फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली जो 1985 में आई थी। एंड वहीं से उनकी ना हेल्थ बिगड़ना शुरू हो गई थी। बट हेल्थ बिगड़ने के बावजूद उन्होंने अपनी अगली फिल्म की स्क्रीन प्ले को लिखा और तो और शूटिंग को भी शुरू कर दिया। वो फिल्म थी हीना, जिस फिल्म को वो कंप्लीट नहीं कर पाए। उनके बेटे रणधीर कपूर ने उस फिल्म को कंप्लीट किया था, बट स्क्रीन प्ले और कहानी को राज कपूर साहब ऑलरेडी लिखकर जा चुके थे। वो अपने आखिरी सांस तक फिल्म में काम करना चाहते थे। एंड यहीं से उनका लास्ट चैप्टर शुरू होता है। Regret is that Lord, when I've just started to play, don't take me away. Getting late, there's little time. There's very little time left. That's one big regret. राज साहब अपने आखिरी दिनों में ऑक्सीजन सिलेंडर पर रहते थे क्योंकि उन्हें अस्थमा अटैक कभी भी आ सकता था। एंड दिल्ली से उन्हें कॉल आया कि हम आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड देना चाहते हैं। तब वो खुशी से 2 मई 1988 को दिल्ली पहुंचे और जब उन्हें अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर बुलाया गया तब राज कपूर साहब से खड़े होते भी नहीं बन रहा था। लाइक वो खड़े भी नहीं हो पाए। इस बात को देखा प्रेसिडेंट ने और प्रेसिडेंट ने अपना प्रोटोकॉल को तोड़ा और खुद स्टेज से नीचे उतरे और राज कपूर साहब के पास आए और उन्हें सम्मानित करके अवार्ड दिया। अब अवार्ड देते ही राज कपूर साहब नीचे गिर पड़े, सिलेंडर के लिए दौड़े, सिलेंडर लगाया, उन्हें हॉस्पिटलाइज करा। बट कहीं ना कहीं राज कपूर साहब कोमा में जा चुके थे। एंड 2 जून 1988 को उनका निधन हो गया और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे निधन के बाद में मेरे शरीर को आरके स्टूडियो लेकर जाना। क्या पता वहां जाकर मैं शायद फिर से खड़ा हूं और कहूं एक्शन। कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे वो, भूलोगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही हमारे निशान, इसके सिवा जाना कहाँ।